नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं वेतन, इनकम फ्रॉम सैलरीज। इसमें हमने अब तक जो सैलरी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं वो पढ़ लिए। फिर हमने मूल वेतन, वेतनमान की बात की। फिर हमने भत्ते जो कि पूर्णतया कर योग्य, पूर्णतया करमुक्त और अंशतः करमुक्त सभी भत्तों के बारे में डिस्कस किया। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण था मकान किराया भत्ता, उसके बारे में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखा। आज हम पढ़ेंगे वेतन के स्थान पर लाभ। वेतन के स्थान पर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कुछ लाभ दिए जाते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो इनमें सबसे पहला है अर्जित अवकाश वेतन। अर्जित अवकाश वेतन से हमारा तात्पर्य है कि मान लीजिए कि किसी वर्ष 24 अवकाश दिए जाते हैं नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को। ये उसकी जब कर्मचारी द्वारा नौकरी प्रारंभ की जाती है, जब नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को नियुक्ति दी जाती है, तो जो इसकी सेवा शर्तें होती है, जब शुरुआत में जो उनके बीच में जो अपॉइंटमेंट के समय जो शर्तें जो निर्धारित होती हैं, उनमें ये निर्धारित होता है कि वर्ष भर में कितनी छुट्टियां, कितने अवकाश दिए जाएंगे कर्मचारी को, कितने अवकाश का वो अधिकारी होगा। तो मान लीजिए कि वो एक वर्ष में 24 छुट्टियों का वो अधिकारी है, 24 अवकाश ले सकता है। अब उस कर्मचारी ने क्या किया कि उसको या तो आवश्यकता नहीं पड़ी या काम इतना था कि वो 24 छुट्टियां अपनी पूरी साल भर में ले नहीं पाया। ये छुट्टियां जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं, जो संडेज होते हैं, उनके अलावा नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाती हैं। तो 24 छुट्टियां साल भर में मिली। 24 में से मान लीजिए कि 15 अवकाश ही वो पूरे वर्ष में ले पाया कर्मचारी। तो जो बाकी जो बची जो 9 छुट्टियां हैं, जो 9 अवकाश हैं, वो उसने अर्जित कर लिया। ऐसा माना जाता है कि अब वो इन 9 छुट्टियों का नगद राशि ले सकता है, उन 9 छुट्टियों का पैसा ले सकता है अपने वेतन के आधार पर। जितना उसका वेतन होता है 1 महीने का, उसके आधार पर वो अब इन 9 दिनों का पैसा जो है नगद राशि नियोक्ता से ले सकता है कर्मचारी। ये अवकाश जो है उसने अर्जित कर लिए। 24 छुट्टियां ले सकता था, अधिकारी था 24 अवकाश का। उसने 24 में से 15 छुट्टियां ही ली वर्ष भर में। 9 छुट्टियां उसकी अभी तक बैलेंस है, शेष रही हुई हैं, और ये जो अवकाश है उसने अब अर्जित कर लिया है। बहुत कम जगह ऐसा पाया जाता है जहां पे ऐसा हो सकता है कि ये जो अर्जित अवकाश है, जो कि छुट्टियां उसने नहीं ली कर्मचारी ने, ये वर्ष के अंत में समाप्त कर दी जाती है। ऐसा बहुत कम जगह होता है। प्राय यही देखा गया है कि जो उसका जो छुट्टियां बैलेंस बच गई हैं, उनका नगदीकरण करवाया जा सकता है कर्मचारी द्वारा। अगले साल फिर 24 छुट्टियों का अधिकारी था और उसने मान लीजिए कि 20 छुट्टियां ही ली और 4 छुट्टियां इसकी शेष रह गई। तो इस प्रकार जो ये छुट्टियां जो शेष रही हुई है, जो अवकाश इसके शेष रहे हुए हैं कर्मचारी के, वो जुड़ते जाएंगे, अर्जित होते जाएंगे, और वो अर्जित अवकाश कहलाता है। अब इनके बदले में अगर नगद राशि ली जाती है तो वो उसको अर्जित अवकाश वेतन कहा जाता है। ऐसा हो सकता है कि कर्मचारी सेवा के दौरान जब नौकरी कर रहा हो तभी इन जो अर्जित अवकाश है उनका नगदीकरण करवा ले, इन अर्जित अवकाश का वेतन प्राप्त कर ले। अगर ऐसा करता है, अर्जित अवकाश का वेतन अगर सेवा काल के दौरान अगर प्राप्त किया जाता है, तो वो सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर योग्य होता है। अगर अर्जित अवकाश का वेतन सेवा काल के दौरान ले लिया जाता है कर्मचारी द्वारा, उनका नगदीकरण करवा लिया जाता है अपनी छुट्टियों का, तो ऐसा वेतन, ऐसा पैसा जो कि वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा और सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर योग्य होता है अगर सेवा काल के दौरान अर्जित अवकाश वेतन प्राप्त किया जाता है। फिर है सरकारी कर्मचारी, जो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। अगर अर्जित अवकाश के संबंध में उनको सेवानिवृत्ति पर या मृत्यु के बाद अगर अर्जित अवकाश वेतन दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों को, लेकिन केवल केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को अगर सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर अर्जित अवकाश वेतन प्राप्त होता है, तो ऐसा वेतन करमुक्त होता है। यानी कि अर्जित अवकाश वेतन सेवानिवृत्ति पर सरकारी कर्मचारी के लिए करमुक्त होता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी केवल केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी यहाँ पे इसमें शामिल होते हैं। इनके अलावा जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं, अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं, या फिर स्थानीय सत्ता जैसे नगर पालिका, पंचायत समिति, नगर परिषद, इनके जो कर्मचारी हैं, अगर उनको अर्जित अवकाश वेतन प्राप्त होता है सेवानिवृत्ति पर, तो
निम्न में से सबसे कम राशि, निम्नलिखित में से सबसे कम राशि कर मुक्त होती है। ये कौन कौन सी राशियां हैं और हम देखेंगे। वास्तविक प्राप्त अर्जित अवकाश वेतन की राशि, सेवानिवृत्ति पे गैर सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी या फिर स्थानीय सत्ता का कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पे अगर नियोक्ता से अर्जित अवकाश वेतन प्राप्त होता है तो वो निम्नलिखित में से सबसे कम राशि के बराबर कर मुक्त होता है। और इसमें सबसे पहला है वास्तविक प्राप्त राशि, वास्तविक प्राप्त अर्जित अवकाश वेतन की राशि जो नियोक्ता से कर्मचारी को मिली है सेवानिवृत्ति पे, वो हम ले लेंगे यहाँ पे। दूसरा है सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 10 माह का वेतन, 10 माह के वेतन के बराबर की राशि ले लेंगे। जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है उस दिन के तुरंत पूर्व के 10 महीने का वेतन हम ले लेंगे, उसके बराबर की राशि यहां पर लिख देंगे। यहां पर वेतन से क्या तात्पर्य है? यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 10 माह का वेतन, तो यहां पर वेतन हमारा होगा, वेतन में क्या क्या सम्मिलित होगा? वेतन में मूल वेतन, बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता। लेकिन महंगाई भत्ता कब? अगर सेवानिवृत्ति लाभों के लिए इसको वेतन की गणना में शामिल किया जाता है। अगर सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में वेतन माना जाता हो, महंगाई भत्ते को तो शामिल किया जाएगा वेतन में अगर वो सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में शामिल किया जाता है। प्लस बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से प्राप्त कमीशन। अगर कर्मचारी को बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत से कमीशन प्राप्त होता है, नियोक्ता द्वारा दिया जाता है, तो वो भी हम वेतन में शामिल करते हैं। तो जो मकान किराए भत्ते के संबंध में जब हम वेतन की गणना कर रहे थे, जो वेतन माना जा रहा था मकान किराए भत्ते की गणना करते समय, वही यहाँ पे है। अर्जित अवकाश वेतन में हम वेतन मानते हैं मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस बिक्री पर कमीशन। तो इन तीनों को मिलाकर और जब वो सेवानिवृत्त हुआ उससे पहले के 10 माह का वेतन उसका कैलकुलेट कर लिया जाएगा। वो 10 माह की सैलरी यहाँ पे दूसरे राशि में, दूसरे जो पॉइंट है वहां लिख दी जाएगी। तीसरा है सेवानिवृत्ति पर शेष रहे अर्जित अवकाश का वेतन। सेवानिवृत्ति के समय उसका जो कितना अर्जित अवकाश बाकी था उसके आधार पर वेतन दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति पर शेष रहे अर्जित अवकाश का पूर्ण वर्षों के लिए वेतन 10 माह के औसत वेतन के आधार पर। इसकी गणना हम कैसे करेंगे? हम ये मानते हैं, यहां पे लिखा है कि शेष रहे अर्जित अवकाश की गणना, जो सेवानिवृत्ति पर उसका अर्जित अवकाश कितना शेष रह रहा है, कितना उसका अर्जित अवकाश बन रहा है कर्मचारी का, उसकी गणना के लिए क्या करेंगे? एक वर्ष में अधिकतम 30 दिन के अवकाश का उसको अधिकारी मानेंगे। अगर नियोक्ता द्वारा उसको 30 दिन से कम अवकाश दिया जा रहा है तब तो हम वो ले लेंगे। अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को 30 दिन से ज्यादा अगर अवकाश दिया जाता है एक वर्ष में, तो हम अधिकतम 30 दिन ही लेंगे। 30 दिन से ज्यादा हम, ये 3 नंबर जो है हमारा पॉइंट, उसकी गणना के लिए हम 30 दिन से ज्यादा का अवकाश नहीं लेंगे। तो उदाहरण के लिए मानते हैं कि 30 दिन हम ले रहे हैं एक वर्ष के लिए, तो शेष अर्जित गणना के लिए कर्मचारी को एक वर्ष में अधिकतम 30 दिन के अवकाश का अधिकारी माना जाएगा। एक वर्ष में उसको 30 दिन का अवकाश मिलता है और शेष रहे अर्जित अवकाश की गणना सेवा के पूर्ण वर्षों के आधार पर की जाएगी। वर्ष के शेष भाग को छोड़ दिया जाता है। एक वर्ष में 30 दिन का अवकाश तो ले सकता है अधिकतम, और मान लीजिए उसने जो काम किया है वो 18 वर्ष और 5 महीने काम किया है, 18 वर्ष और 5 माह काम किया है, तो शेष रहे अर्जित अवकाश की गणना हम पूर्ण वर्षों के लिए करते हैं। वर्ष के शेष भाग को हम नहीं गणना में शामिल करते, उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 5 महीनों को छोड़ दिया जाएगा और केवल 18 वर्षों को ले लिया जाएगा। तो ये पूरे 18 वर्षों में जो अवकाश का अधिकारी था इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा।
ये 540 दिन के अवकाश का अधिकारी था, ऐसा माना जाएगा। तो सेवानिवृत्ति पर शेष रहे अर्जित अवकाश का वेतन। अब 540 का वो अधिकारी था, 540 दिनों के अवकाश का वो अधिकारी था, और 540 दिनों में से उसने कितने दिनों का अवकाश ले लिया, लीव अवेल इसमें से माइनस कर देंगे। ये लीव एंटाइटल्ड कहते हैं इसको, लीव एंटाइटलमेंट। 540 दिनों की अवकाश का वो अधिकारी था और उसमें से इसने कितनी छुट्टियां ले ली, मानना कि उसने 300 दिन की छुट्टियां ले ली थी पूरे 18 वर्षों में अपने सेवा काल के दौरान, तो बाकी बचा 240 दिन। ये जो है इसका अर्जित अवकाश, जो शेष रहा हुआ अर्जित अवकाश माना जाएगा कर्मचारी का। और फिर इसका वेतन दे दिया जाएगा, 240 दिनों का वेतन उसको दिया जाएगा 3 नंबर पॉइंट के लिए। तो 240 दिनों के वेतन की गणना हम करेंगे 10 माह के औसत वेतन के आधार पर। तो 10 माह का औसत वेतन जो हमने 2 नंबर पॉइंट में जो देखा था कि सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 10 माह का वेतन, तो वो 10 माह का औसत वेतन लेंगे और इसको हम महीनों में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो 240 दिन है इसको 30 से डिवाइड कर देंगे और ये 8 महीने होंगे। अब उसका जो अर्जित अवकाश है, जो शेष रहा हुआ अर्जित अवकाश है, वो 8 महीने का है इस उदाहरण में, और 10 माह के औसत वेतन के आधार पर। अब तो जो हमने सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के जो 10 महीनों का जो वेतन निकाला था, उसका हम उसको 10 से डिवाइड करके 1 माह का औसत वेतन निकाल लेंगे और फिर इन जो शेष रहा अर्जित अवकाश है 8 महीनों का, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसका जो है जो भी औसत वेतन होगा उससे हम इन 8 महीनों को, तो शेष रहे अर्जित अवकाश का वेतन औसत वेतन के आधार पर। तो अर्जित अवकाश कितना शेष रहा, पहले हम देख लेंगे कि पूरे जो सेवा काल के दौरान पूर्ण वर्षों में उसको कितनी छुट्टियों का वो अधिकारी था, अधिकतम 30 छुट्टियां मानते हुए साल में। फिर उसने कितनी छुट्टियां, कितने अवकाश उसने पूरे सेवा वर्षों में अवेल कर लिए, ले ली, वो इसमें से माइनस कर देंगे। फिर जो बचा है वो शेष रहा अर्जित अवकाश कहलाएगा, और वो जो शेष रहा अर्जित अवकाश है उसको हम महीनों में बदल लेंगे और फिर जो 10 माह का जो हमने वेतन निकाला था 2 नंबर पॉइंट में, उसका हम औसत निकाल लेंगे, औसत 1 महीने का वेतन निकाल लेंगे और फिर उससे गुणा करके हम ये राशि ज्ञात कर लेंगे, जो ये है सेवानिवृत्ति पर शेष रहे अर्जित अवकाश का वेतन। तो इस प्रकार ये 3 नंबर बिंदु की राशि ज्ञात की जाएगी। चौथा है 3 लाख रुपए। तो ये जो चारों राशियां है, वास्तविक प्राप्त राशि, दूसरा है सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 10 माह का वेतन, दूसरी राशि वेतन में क्या क्या शामिल होता है, वेतन में मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, अगर सेवानिवृत्ति लाभों के लिए महंगाई भत्ते को वेतन में शामिल किया जाता है तो, और तीसरा है बिक्री पर कमीशन, वो वेतन होगा। तीसरा है पॉइंट था कि सेवानिवृत्ति पर शेष रहे अर्जित अवकाश का वेतन, तो सेवानिवृत्ति पे कितना उसका अर्जित अवकाश शेष रह रहा है और उस अर्जित अवकाश का वेतन हम ज्ञात कर लेंगे औसत वेतन के आधार पर, 10 माह के औसत वेतन के आधार पर। और चौथा है 3 लाख रुपए की राशि। इन चारों राशियों में से जो सबसे कम राशि होगी वो अर्जित अवकाश वेतन की कर मुक्त राशि मानी जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 3 लाख रुपए की। तो 3 लाख रुपए की जो राशि है वो अधिकतम राशि है। अर्जित अवकाश वेतन के संबंध में कोई भी कर्मचारी अधिक से अधिक अपने पूरे जीवन काल में 3 लाख रुपए तक की छूट ले सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हम ये ज्ञात करें। यहाँ पर एक चीज महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है कि अर्जित अवकाश का वेतन तभी कर योग्य होता है गत वर्ष में अगर वो वास्तव में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दे दिया जाता है। अगर कर्मचारी ने गत वर्ष में वो राशि वास्तव में प्राप्त करी है तभी ये अर्जित अवकाश वेतन कर योग्य माना जाता है। देय आधार पर अर्जित अवकाश वेतन को हम कर योग्य नहीं मानते। अर्जित अवकाश वेतन के संबंध में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कर्मचारी 30 जून 2018 को 25 वर्ष 10 माह की सेवा कर निवृत्त हुआ। जो कर्मचारी था उसने 25 वर्ष और 10 महीने की सेवा की, सर्विस की, और 30 जून 2018 को वो सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर हो गया। नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई अर्जित अवकाश की राशि 5,40,000 रुपए। अब उसकी सेवानिवृत्ति पे नियोक्ता ने 5,40,000 रुपए का अर्जित अवकाश का वेतन उसको दिया।
यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि जो कर्मचारी है वो सरकारी है या गैर सरकारी है, तो हम यही मानते हैं कि ये जो कर्मचारी है वो गैर सरकारी है, निजी कंपनी में काम करता है। सरकारी कर्मचारी के लिए, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी के लिए जो सेवानिवृत्ति पे अर्जित अवकाश का वेतन प्राप्त होता है वो पूर्णतया कर मुक्त होता है। बाकी जो गैर सरकारी है, अर्ध सरकारी है या फिर स्थानीय सत्ता के कर्मचारी हैं, उनके लिए कुछ कंडीशंस दी हुई है, उनके आधार पर जो सबसे कम राशि होती है वो कर मुक्त होती है। तो यहाँ पे हम ये मानते हैं कि ये निजी कर्मचारी है। तो जो उसको अर्जित अवकाश की राशि मिली वो मिली 5,40,000 रुपए नियोक्ता से। अब उसका वेतन दिया हुआ है कि 1 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018 तक जो उसका वेतन था वो 22,000 रुपए प्रति माह था, और हो सकता है कि उसका वेतन प्रत्येक वर्ष मार्च में बढ़ा दिया जाता हो, इंक्रीमेंट उसको दे दिया जाता हो। तो उसका वेतन 28 फरवरी 2018 तक 22,000 रुपए था, और बाद में मार्च 2018 से उसका वेतन फिर 24,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया, यानी 2,000 रुपये का बढ़ा दिया गया, वृद्धि होगी उसके वेतन में। सेवा अवधि में ली गई छुट्टियां 15 माह, पूरे सेवा काल में उसने 15 महीने की छुट्टियां ले ली, लीव उसने अवेल करी 15 महीने की, और पूर्ण वर्ष के लिए मान्य अवकाश 1.5 माह। एक पूर्ण वर्ष के लिए उसको जो छुट्टियां अलाउ की गई थी, जो सेवा शर्तों में जो उसकी जो अधिकारी था छुट्टियां लेने का, वो 1.5 महीने की छुट्टियां एक वर्ष में वो ले सकता था। जो उसका हुआ समझौता हुआ सेवा शर्तें थी उनके अधीन वो 1.5 महीने की छुट्टियां एक साल में ले सकता था। 1.5 माह मतलब 45 दिन की वो छुट्टियां ले सकता था। अर्जित अवकाश वेतन की कर योग्य राशि ज्ञात कीजिए। तो 5,40,000 रुपए उसको अर्जित अवकाश वेतन के रूप में मिले नियोक्ता से। तो क्या ये पूरी की पूरी कर योग्य है, ये हमको देखना है, कर योग्य राशि ज्ञात करनी है। तो हम ये देखेंगे कि कुछ शर्तें हैं, और जो उनमें से जो सबसे कम राशि होती है वो करमुक्त होती है। तो वो राशि जो करमुक्त राशि आएगी वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, और जो अधिक होगा वो ही राशि कर योग्य मानी जाएगी। तो हम देखते हैं कि करमुक्त राशि की गणना करते हैं। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। निम्न में से जो सबसे कम राशि होगी वो करमुक्त होगी। कौन कौन सी राशियां हैं? अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को वास्तव में भुगतान की गई राशि या फिर कर्मचारी द्वारा वास्तविक प्राप्त राशि कितनी है? 5,40,000 रुपए। दूसरा आता है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 10 माह का औसत वेतन। तो सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 10 माह का वेतन, यानी कि वो 30 जून 2018 को सेवानिवृत्त हुआ है, तो हम जो उसका वेतन है वो तुरंत पूर्व के 10 माह का वेतन लेंगे। तो 30 जून 2018 को वो सेवानिवृत्त हुआ, तो हम उसका वेतन लेंगे सितंबर 2017 से, सितंबर 2017 से 30 जून 2018 तक का हम उसका वेतन लेंगे। तो फरवरी तक उसका वेतन जो था 18 तक, सितंबर 2017 से फरवरी 2018, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने का जो वेतन है फरवरी तक उसको 22,000 रुपये मिलते थे। तो जो 6 महीने का वेतन है वो तो होगा 22,000 प्रति माह के हिसाब से, और फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने का वेतन उसका होगा। बाद में उसको 24,000 रुपये प्रति माह मिल रहे थे, तो 4 महीने का जो उसका वेतन होगा वो होगा 24,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 4 महीने का वेतन। इनको अगर मल्टीप्लाई करें हम तो हम देखते हैं ये आता है 2,28,000 रुपये। तो सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 10 माह का वेतन इसका यहाँ पे आ रहा है 2,28,000 रुपये। वेतन से हमारा तात्पर्य है मूल वेतन, महंगाई भत्ता अगर सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में शामिल हो रहा है वो वेतन के रूप में, और बिक्री पर कमीशन। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ पर केवल वेतन की राशि दी हुई है। तो यहाँ पे महंगाई भत्ता और बिक्री पर कमीशन नहीं दिया हुआ, तो हमने केवल ये वेतन ही यहाँ पे शामिल किया है। तीसरा है
सैलरी फॉर अर्न लीव पीरियड on the basis of 30 days entitlement for a year। यानी शेष रहे जो उसकी शेष रहे अर्जित अवकाश के लिए उसका औसत वेतन लेंगे, उसकी सैलरी लेंगे शेष रहे अर्जित अवकाश की अवधि के लिए। सैलरी फॉर अर्न्ड लीव पीरियड, जो उसने पूरी सेवा अवधि के दौरान जो उसके अवकाश जो शेष रहे हैं उनकी हम सैलरी ज्ञात करेंगे। वो सैलरी कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए जो वेतन लेंगे उस सैलरी के लिए, उन दिनों के लिए वो हम लेंगे 10 माह का औसत वेतन। 10 माह के औसत वेतन के आधार पर जो सेवानिवृत्ति में सेवा काल के दौरान उसके जो अर्जित अवकाश जो शेष रहे हैं, वास्तविक जो अर्जित अवकाश जो उसके शेष रहे हैं उनकी सैलरी, उनका वेतन हम कैलकुलेट करेंगे। और वो वेतन के लिए हम आधार क्या लेंगे? उस वेतन की गणना के लिए हम आधार लेंगे जो हमने तुरंत पूर्व के 10 माह का जो वेतन कैलकुलेट किया है उसका औसत वेतन ले लेंगे, उन 10 महीनों का औसत वेतन लेंगे। ठीक है, तो जो सेवानिवृत्ति के समय जो उसके अर्जित अवकाश जो शेष रहा है उस अर्जित अवकाश का वेतन हम उस वेतन की गणना करेंगे। और उस वेतन की गणना के लिए जिस वेतन को हम आधार मानेंगे वो ये जो 10 महीनों का जो हमने वेतन निकाला है सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 10 माह का वेतन, इस वेतन का हम औसत लेंगे, यानी 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। और एक साल में अधिकतम उसके अवकाश कितने मान्य करेंगे? 30 दिन जब इसकी गणना करेंगे। देखते हैं किस प्रकार से इसकी गणना होगी। हम भी देखते हैं कि लीव एंटाइटलमेंट कितना था उसका। सबसे पहले देखते हैं कि उसने कितने साल की सर्विस उसने पूरी की। सर्विस इन कंप्लीटेड यस, इसने कितने साल की सर्विस की? इसने सर्विस की 25 साल, 25 वर्ष 10 माह की सेवा इसने की है। लेकिन हम जो वर्ष का शेष भाग होता है उसको हम छोड़ देते हैं, केवल हम पूर्ण वर्ष यहाँ पर लेते हैं ये गणना करने के लिए, इसकी सैलरी की गणना करने के लिए, अर्न लीव पीरियड की जो वेतन की गणना करते हैं उसके लिए। तो सर्विस इन कंप्लीटेड ईयर्स 25 साल 25 ईयर्स। फिर हम देखते हैं लीव एंटाइटलमेंट कितना था इसका। इसका लीव एंटाइटलमेंट था, यहां पे अवकाश इसको 1.5 महीने का मिलता है लेकिन अधिकतम हम लेते हैं 30 दिन। तो इसको जो लीव एंटाइटलमेंट था 1 महीने का माना जाता है एक साल में। तो इसके पूरी सेवा अवधि में इसको कितना अवकाश मिला, कितने अवकाश के लिए ये अधिकारी था? तो वर्ष में 30 दिन का मिलता है, यानी कि अधिकतम 30 दिन का ले सकते हैं, एक वर्ष में 1 माह का। और 25 वर्ष इसने सेवा की तो मैक्सिमम इसको 25 महीने का लीव एंटाइटलमेंट था पूरी सेवा अवधि के दौरान। और 25 महीने में से इसने कितनी छुट्टियां ले ली, लीव कितनी अवेल करी? इसने जो लीव अवेल करी है पूरी सेवा अवधि में वो 15 महीने की छुट्टियां इसने ले चुका। अब जो इसकी अर्न लीव है, अर्न लीव पीरियड कितना है? छुट्टियां बाकी कितनी रही इसकी? 25 महीने की छुट्टियां ये पूरे सेवा अवधि में ले सकता था। और इसने जो छुट्टियां ली है वो 15 महीने के लिए है पूरी सेवा अवधि में। तो 10 महीने का जो इसका बैलेंस है अभी बाकी है, जो शेष अर्जित अवकाश है वो 10 महीने का इसका अभी तक बाकी है। तो इस 10 महीने का वेतन देंगे हम पिछले 10 माह के औसत वेतन के आधार पर। तो पिछले 10 माह का औसत वेतन हमारा है 2,28,000 रुपए। तो औसत वेतन जो है 2,28,000 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका 22,800 रुपए प्रति माह वेतन बनता है। और इसके जो अर्जित अवकाश है वो शेष रहा है 10 महीनों का। तो जो सैलरी बनती है इसकी, जो इसकी अर्न लीव पीरियड है उसकी सैलरी बनती है 10 महीने की। औसत वेतन है 22,800 और 10 महीने की सैलरी इसकी बन रही है 2,28,000।
तो यहाँ पे भी तीसरे पॉइंट में भी जो राशि आ रही है, जो अमाउंट आ रहा है, वो 2,28,000 रुपये ही आएगा। 2,28,000। और 4 नंबर पॉइंट था 3 लाख रुपए। चौथा है मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो है 3 लाख रुपए। तो इनमें से जो सबसे कम राशि होती है उसकी हम कर मुक्ति देते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम राशि आ रही है 2,28,000। तो 2,28,000 जो है वो अर्जित अवकाश वेतन की करमुक्त राशि होगी और करियों की राशि होगी 5,40,000 में से 2,28,000 हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो करियों के अर्जित अवकाश वेतन है उसकी राशि होगी 5,40,000 में से 2,28,000 जो करमुक्ति की राशि है वो माइनस कर देंगे और यहाँ पे 3,12,000 रुपए जो है अर्जित अवकाश का वेतन, करियों के अर्जित अवकाश का वेतन होगा, जो हम वेतन से आय शीर्षक में उसका जोड़ दिया जाएगा, ये उसकी राशि। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ग्रेच्युटी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।